अकार के संवृत होने से और दीर्घ प्लुत के विवृत होने से। प्रयत्न भेदात, प्रयत्न भेद हो गया, तो प्रयत्न भेद के हेतु से सवर्ण संज्ञा यहाँ प्रसंगात सवर्ण संज्ञा का अप्रसंग होने से प्रदेशेष्वकारेण दीर्घ प्लुतयोर ग्रहणम न प्राप्नोति। प्रदेशों में माने जहाँ भी अकार का प्रयोग हो रहा है, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। यहाँ पर या इसी तरह के जो भी अन्य सूत्र हैं वहां पर भी अकारेण दीर्घ प्लुतयोर ग्रहणम न प्राप्नोति। अकः सवर्णे दीर्घ, यहाँ पे अकः और अचि दोनों ही स्थानों पे अवर्ण अपने दीर्घ का या प्लुत का ग्रहण नहीं करा पाएगा। इति विवृतत्वम अकारस्य उपदिश्यते, तो इसी समस्या के समाधान के लिए अकार का विवृतत्व उपदिष्ट किया जा रहा है, क्योंकि यदि अकार को विवृत कर देंगे तो फिर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी ना, ह्रस्व आकार की प्लुत दीर्घ आकार के साथ और प्लुत आकार के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, और सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो सवर्ण से च प्रत्यय अपने सवर्णियों के रूप में दीर्घ प्लुत का भी ग्रहण करा देगा, फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विवृतम अकारस्य उपदिश्यते। विवृतस्य गुणस्य उपदेशः विवृतोपदेशः। विवृतोपदेश का मतलब क्या है? विवृतस्य गुणस्य उपदेशः, विवृत गुण का उपदेश। तत्र गुणस्य नित्य सापेक्षत्वाद अकारापेक्षत्वेपि समासः। कह रहे हैं कि गुण जो है वो नित्य सापेक्ष है, क्योंकि गुण गुणी के बिना ठहरेगा नहीं। ये जो हम गुण कह रहे हैं विवृतत्व गुण, ये कहाँ है? अकार में है ना, ठीक है। तो यद्यपि विवृतस्य गुणस्य उपदेशः विवृतोपदेशः, ऐसा कह रहे हैं कि तत्र गुणस्य नित्य सापेक्षत्वाद, गुण जो है वो नित्य सापेक्ष है, हमेशा अपने गुणी की अपेक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि वो नित्य सापेक्ष है, तो नित्य सापेक्ष होने के कारण से अकारापेक्षत्वेपि समासः, भले हेतु है समास हो जाने में नित्य सापेक्षत्व। जो नित्य सापेक्षत्व है वो एक तरह से अपने आप से गम्यमान होता है ना भी कहीं तो। जब हम कह रहे हैं विवृतस्य गुणस्य उपदेशः, तो गुण अकेला तो नहीं होगा, तो इसका मतलब गुण सहित जो गुणी है उसका उपदेश किया जा रहा है। विवृत गुण युक्त जो अकार, उसका उपदेश, ठीक है। तो अकार यहाँ यद्यपि है ही, रहेगा ही, अपने आप से रहेगा, नहीं भी बोल रहे तो भी आएगा, तो इसलिए वो गम्यमान है, गम्यमान होने के कारण समास हो जाएगा, अर्थबोध में कोई समस्या नहीं है। यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम इति, जैसे कि कह रहे हैं कि देवदत्तस्य गुरुकुलम में समास हो गया। विग्रह वाक्य था आपका देवदत्तस्य गुरोः कुलम, ठीक है, देवदत्तस्य गुरोः कुलम। अब कोई कहे कि यहाँ पे गुरोः कुलम में गुरुकुलम ऐसा शब्द नहीं बनना चाहिए, जब हमारे पास पूरा वाक्य क्या है? देवदत्तस्य गुरोः कुलम। सामान्य यदि देवदत्तस्य ना हो, गुरोः कुलम इतना ही हो, तब तो बनता ही है गुरोः कुलम, गुरुकुलम बन ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारा विग्रह वाक्य ऐसा है देवदत्तस्य गुरोः कुलम, तो कोई कह सकता है कि यहाँ पे तो जो है समास नहीं होना चाहिए गुरु शब्द का, गुरु पद का कुलम पद के साथ, क्योंकि गुरु शब्द जो है वो देवदत्तस्य की अपेक्षा कर रहा है, तो सापेक्ष का समास नहीं होता है, ठीक है ना। सापेक्ष है यदि तो उसका समास तो नहीं होना चाहिए, लेकिन समास तो दिख रहा है यहाँ पे। देवदत्तस्य गुरोः कुलम, इस विवक्षा में भी देवदत्तस्य गुरुकुलम बन गया। तो कह रहे हैं क्यों बन गया? कह रहे हैं कि ये एक सामान्य नियम है कि सापेक्ष पदों का समास नहीं होता है, लेकिन यदि नित्य सापेक्ष हो कोई पद तो फिर उसका समास हो ही जाता है, तो ये भी नित्य सापेक्ष है। देवदत्तस्य गुरोः कुलम, यहाँ पे गुरु पद जो है वो नित्य सापेक्ष है, क्योंकि गुरु जो है वो किसी ना किसी शिष्य के होने पर ही तो होगा ना, तो कोई ना कोई शिष्य वहां पर अपने आप से गम्यमान है ही, ठीक है। तो इसलिए नित्य सापेक्ष होने से यहाँ पे समास हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे देवदत्तस्य गुरोः कुलम, इस विवक्षा में देवदत्तस्य गुरुकुलम ऐसा समास हो गया, उसी तरह से कह रहे हैं विवृतस्य उपदेशः। और विवृत क्या है? विवृत तो गुण है, तो ठीक है। तो कह रहे हैं कि वास्तव में पूरा ऐसा होना चाहिए था, अकारस्य विवृत गुणस्य उपदेशः। मूल वार्तिक में देखिए, अकारस्य विवृतो उपदेशः ऐसा पढ़ा हुआ है ना अभी, ठीक है। इसी को
थोड़ा खोल के बताएं तो अकारस्य विवृतस्य उपदेशः, अकारस्य विवृतस्य उपदेशः। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें तो विवृत क्या चीज है? गुण। तो अकारस्य विवृत गुणस्य उपदेशः, ठीक है। अकारस्य, अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, देवदत्तस्य गुरोः कुलम अकारस्य विवृत गुणस्य उपदेशः। तो कह रहे हैं कि विवृत गुणस्य जो पद है वो तो अकारस्य की अपेक्षा कर रहा है। समास कैसे कर दिया? तो कह रहे हैं कि नित्य सापेक्ष होने से कर दिया, जैसे कि देवदत्तस्य गुरोः कुलम में हो जाता है। स्पष्ट? चलिए आगे देखते। आकार ग्रहणार्थः, अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम्? आकार ग्रहणार्थः। तो आकार ग्रहणार्थ के लिए कह रहे हैं विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ इति सामानाधिकरण्येन निर्देशाद् आकार ग्रहणं विवृतोपदेशस्य प्रयोजनम् इति सामर्थ्याद् अवगमाच्चोद्यानुरूपमुत्तरं न भवति इति न चोदनीयम्। सवर्ण ग्रहणेनेति येन शास्त्रेण अनुदित सवर्णस्य इत्यनेन सवर्णा गृह्यन्ते तेन कारणेन इत्यर्थः। आकार ग्रहणार्थः विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, ये कहा है वार्तिककार ने, ऐसा कहा है ना, आकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः। तो इति सामानाधिकरण्येन निर्देशाद्, ये जो दोनों पद हैं, दूसरा और तीसरा पद, वार्तिक के द्वितीय और तृतीय जो पद हैं वो दोनों समानाधिकरण्य से निर्दिष्ट हैं। समानाधिकरण है ना दोनों पद, प्रथमा विभक्ति है दोनों में, विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः प्रथमा विभक्ति है दोनों में, दोनों समानाधिकरण्य पद हैं। तो समानाधिकरण्य से निर्दिष्ट होने के कारण आकार ग्रहणम विवृतोपदेशस्य प्रयोजनम, आकार का ग्रहण कराना यही विवृतोपदेश का प्रयोजन है। इति सामर्थ्याद अवगमात्, ये सामर्थ्य से ही ज्ञात हो जाने से, चोद्यानुरूपम उत्तरम न भवति इति न चोदनीयम। कोई कहे कि जैसा प्रश्न किया था वैसा उत्तर नहीं दिया, चोद्यानुरूपम उत्तरम न भवति, जैसा प्रश्न किया था, जैसी शंका थी वैसा समाधान नहीं किया, इति न चोदनीयम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब हमने विवृतोपदेशः और आकार ग्रहणार्थः ये समानाधिकरण से निर्देश कर दिए तो इसी से अपने आप ही पता चल गया कि विवृतोपदेश आकार के विवृतोपदेश का प्रयोजन आकार ग्रहण है। ठीक है, माने हम इसको षष्ठी विभक्ति से भी बोल सकते थे, विवृतोपदेशस्य आकारस्य विवृतोपदेशस्य आकार ग्रहणम प्रयोजनम, ऐसे भी बोल सकते थे, अकारस्य विवृतोपदेशस्य आकार ग्रहणम प्रयोजनम। वैसा ना बोल करके आचार्य ने अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः बोला है। तो जो दोनों विभक्तियां हैं विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थ, उससे भी यही बात आ रही है कि विवृत उपदेश करना चाहिए आकार के ग्रहण के लिए, अर्थात विवृतोपदेश का प्रयोजन क्या है? आकार ग्रहण है। ठीक है, अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्, भाष्यकार की अंतिम पंक्ति संदर्भ में देखिए, वहाँ एक शब्द है सवर्ण ग्रहणेन। तो सवर्ण ग्रहण से यहाँ किसको लेना है उसको बता रहे हैं प्रदीपकार, येन शास्त्रेण अनुदित सवर्णस्य इत्यनेन सवर्णा गृह्यन्ते तेन कारणेन। ठीक है, सवर्ण ग्रहण माने यहाँ पे अनुदित सूत्र। ठीक है, अकारः सवर्ण ग्रहणेन अर्थात अनुदित इति सूत्रेण आकारमपि, इस सूत्र के माध्यम से या इस सूत्र के कारण से, क्योंकि अकार अपने आप तो आकार का ग्रहण नहीं करा सकता, आकार का ग्रहण किसके माध्यम से कराता है? अनुदित सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे अनुदित सूत्र को ही सवर्ण ग्रहण ऐसा कहा गया है। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से आप सवर्ण ग्रहण शास्त्र या सवर्ण ग्राहक शास्त्र ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं अनुदित सूत्र के लिए। तो अकार सवर्ण ग्राहक शास्त्र के द्वारा आकार का भी जिस प्रकार से ग्रहण करा दे, उसके लिए हमें आकार को विवृत प्रतिज्ञात करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे। समाधाता किम च कारणम न गृह्णीयात्, मूल पर वापस आइए। अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः
अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। समाधाता ने कहा किम प्रयोजनम जिज्ञासु आकार ग्रहणार्थः अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। तो समाधाता पूछ रहे हैं किम च कारणम न गृह्णीयात्, कि आपको आकार का विवृतोपदेश क्यों करना पड़ रहा है। वो तो व्याख्याकारों ने बता दिया, इसलिए आपको प्रश्न ऐसे लग रहा है। मूल में देखें तो प्रश्न बनता है ना। अभी इतनी ही बात हुई है कि आकार का विवृतोपदेश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जिससे कि वो आकार का भी ग्रहण करा सके। इतनी ही बात हुई है। तो अब समाधाता पूछ सकता है किम च कारणम न गृह्णीयात्, कि आप विवृतोपदेश करोगे तभी वो जो है अपने सवर्ण का ग्रहण करा पाएगा। ऐसे क्यों, जैसा पढ़ा हुआ है वैसे का वैसा अपने सवर्ण आकार का ग्रहण क्यों नहीं करा सकता। किम च कारणम न गृह्णीयात्, क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करा पा रहा। प्रदीप देखिए भूमिका के लिए। किम च कारणमिति आकृति पक्षाश्रयेण ग्रहण शास्त्रस्य प्रत्याख्यानाद् आकारस्यपि अजाति आकारस्यपि अत्वजाति सद्भावात् सिद्धं ग्रहणमिति भावः। अत्र च निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनमिति प्रथमा कृता, तेन कस्मात् कारणात् इत्यर्थः संपद्यते। किम च कारणम न गृह्णीयात्, तो इसके लिए कह रहे हैं अभी आप आगे इसी प्रसंग में देखेंगे कि जो है अनुदित सूत्र का खंडन करते हुए अनुदित सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है कि अनुदित सूत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विशेषतः अनुदित सूत्र में अणग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं कि जहाँ अण अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है, यही तो इसका अर्थ है ना। उदित वाले भाग को छोड़ दे तो अण अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है। ठीक है, माने अवर्ण अण में जो अ ई आदि हैं वो अपने सजातियों का सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं, यही तो अर्थ है। तो इतने अर्थ के लिए हमें सूत्र बनाने की क्यों आवश्यकता है। हमें जहाँ जहाँ सजातियों का ग्रहण चाहिए होगा वहाँ वहाँ हम आकृति पक्ष मान लेंगे, वहाँ वहाँ हम क्या मान लेंगे, आकृति पक्ष मान लेंगे। तो आकृति पक्ष होने से जैसे अकः सवर्णी दीर्घ ही है तो अक में अ ई उ रील री आ रहे हैं साक्षात, तो लेकिन जब हम इसको व्यक्ति पक्ष मानेंगे तो केवल ये अ ई उ आदि आएंगे ह्रस्व वाले। लेकिन यदि हम इसको जाति पक्ष मान ले तो सारे के सारे सवर्णी आ जाएंगे। तो फिर हमें जो है अनुदित सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अनुदित सूत्र में अणग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो अनुदित सूत्र का ग्रहण शास्त्र का प्रत्याख्यान किया हुआ है आकृति पक्ष का आश्रयन करके। कैसे हो जाता है उसका प्रत्याख्यान, यदि हम आकृति पक्ष का ग्रहण कर लें। तो वही बात यहाँ लिखी है प्रदीपकार ने, देखिए आकृति पक्षाश्रयेण ग्रहण शास्त्रस्य प्रत्याख्यानाद्, आकृति पक्ष का के आश्रयन के द्वारा ग्रहण शास्त्र का प्रत्याख्यान हो जाने से। इस बात को हमने बहुत संक्षेप में देख लिया, अभी आगे विस्तार से आएगा ये। ठीक है, आकृति पक्षाश्रयेण ग्रहण शास्त्रस्य प्रत्याख्यानाद्, आकृति पक्ष के आश्रयन से ग्रहणक शास्त्र का प्रत्याख्यान हो जाने से आकारस्य अपि अत्वजाति सद्भावात्, आकार भी क्या है, जो आप प्रयोजन दिखा रहे हैं कि अ से आकार का भी ग्रहण हो जाए, वो आकार भी क्या है, अत्वजाति ही तो है। अत्वजाति कह लीजिए, अवर्ण जाति कह लीजिए, अवर्ण जाति ही तो है आकार भी। तो आकारस्य अपि अत्वजाति सद्भावात्, आकार के भी अत्वजाति ही होने से सिद्धम ग्रहणम, आकार का भी ग्रहण सिद्ध हो जाएगा। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र में अपने आप से ही अ से जब हम अत्वजाति लेंगे तो आकार का भी ग्रहण हो जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ आकार को विवृतोपदेश करने की और फिर सवर्णत्व की आदि आवश्यकता नहीं है। न अवर्ण, ना ही अ को विवृत करेंगे, ना ही अ का आ के साथ सवर्णत्व करेंगे। ठीक है, और ना ही फिर हमें जो है वो अनुदित सूत्र की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा समाधाता देख रहा है, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि किम च कारणम न गृह्णीयात्। जो यहाँ प्रश्न कर रहा है ना समाधाता कि आकार का ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा, तो उसके मन में तो ये है कि कर सकेगा। क्यों कर सकेगा, वो हेतु दिखा दिया कि आकृति पक्ष ले लेंगे हम तो अ भी आकार का ग्रहण करा सकेगा। ठीक है, ग्रहणक शास्त्र की तो आवश्यकता ही नहीं है बीच में, उसका तो प्रत्याख्यान हो जाता है आकृति पक्ष में। ठीक, तो आ भी जो है वो अवर्ण जाति का ही वर्ण है, तो इसलिए
आगृहित हो जाएगा अत्व जाति के द्वारा ही। तो इसलिए जो आप कह रहे हो अकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, इसकी तो आवश्यकता कुछ नहीं है। इतनी बात हुई। आगे देखिए, अत्र च निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। ये वार्तिक है ना आपकी कि निमित्तवाची जो शब्द हो, कारणवाची हेतुवाची जो शब्द हो, उनमें प्रायः करके सभी विभक्तियों का दर्शन हो जाता है, माने सभी विभक्तियां प्रयुक्त हो जाती हैं। तो इसलिए किम च कारणम न गृह्णीयात्, किम और कारणम में प्रथमा विभक्ति हो गई, ठीक है। तेन कस्मात् कारणात् इत्यर्थः संपद्यते, प्रायः करके जो है वो हेतु को बताने के लिए पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है प्रायः करके, तो उसको अर्थ खोल के दिखा दिया कि वास्तव में उसका अर्थ है कस्मात् च कारणात् न गृह्णीयात्, ठीक है। लेकिन हेतु जहाँ दिखाना होता है वहां पर, या निमित्त कारण जहाँ बताना होता है वहां सभी विभक्तियों का लगभग प्रयोग हो सकता है। तो कस्मात् च कारणात् न गृह्णीयात् अर्थ में क्या प्रयोग हो रहा है, किम च कारणम न गृह्णीयात्, ये प्रथमा प्रयुक्त हो रही है। चलिए आगे, जिज्ञासु कहता है विवार भेदात् किम च कारणम न गृह्णीयात्, पूछा था ना समाधाता ने। अब ये व्याख्याकारों की दृष्टि से थोड़ा अलग व्याख्यान भी चलता रहेगा, मूल को भी हमें देखना पड़ेगा। मूल में केवल इतनी बात हुई है कि अकार आकार का ग्रहण करा सके इसके लिए विवृतोपदेश करो। समाधाता ने कहा है क्यों नहीं करा सकेगा, ठीक है। तो जिज्ञासु कहता है विवार भेदात् इसलिए नहीं करा सकेगा क्योंकि उसके मन में तो प्रक्रिया वही है, जिज्ञासु के मन में तो, कि आकार की आकार के साथ सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, फिर अनुदित सूत्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए जो है अकार आकार का ग्रहण नहीं करा सकेगा। तो इसलिए वो वही उत्तर दे रहा है कि अकार आकार का ग्रहण इसलिए नहीं करा सकेगा क्योंकि प्रयत्न भेद हो रहा है विवार भेदात्। आ तो जो है वो विवृत गुण युक्त है माने विवार है, और जो है वो अकार समृद्ध गुण युक्त है माने वो संवार है, ठीक है। तो विवार भेद होने से अकार आकार का ग्रहण नहीं करा सकेगा। प्रदीप देखिए, प्रदीपकार को देखिए, विवार भेदादित्यत्र तु कारण शब्द से प्रयोगाभावात् प्राय ग्रहणाद् असर्वनाम्नो वा प्रथमा द्वितीयोरभावात् विभाषा गुणे स्त्रियामिति पंचमी विहिता विवारयति विकासयति अस्यमिति विवारः प्रयत्नः व्यक्तिपक्षे ग्रहणक शास्त्रारंभात् दोषापत्तिः विवार भेदात् इत्यत्र तु कारण शब्द से प्रयोगाभावात्। कह रहे हैं यहाँ कारण शब्द का प्रयोग नहीं किया। किम च कारणम में तो जैसे कारणम शब्द का साक्षात प्रयोग किया हुआ है ना, यहाँ पे विवार भेदात् ऐसे कहा है, कारण शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए प्राय ग्रहणाद् असर्वनाम्नो वा प्रथमा द्वितीयोर अभावात् कह रहे हैं कि एक तो है निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्राय है, आवश्यक नहीं है कि हो ही जाएगी कोई भी विभक्ति, प्राय है माने वहां पे अपवाद की भी संभावना है इस हेतु से। या फिर असर्वनाम्नो वा प्रथमा द्वितीयोर अभावात्, जो असर्वनाम शब्द है उनसे प्रथमा या द्वितीय नहीं होती है निमित्त कारण हेतु आदियों को बताने के लिए। जो असर्वनाम वाची पद है, असर्वनाम वाची शब्द हैं, उनसे प्रथमा द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। इसलिए विभाषा गुणे स्त्रियामिति पंचमी विहिता, ये सारी बात इसलिए कह रहे हैं कि विवार भेदात्, वहां तो किम च कारणम न गृह्णीयात्, किम च कारणम प्रथमा विभक्ति की थी, किम का क्या कारण है, तो फिर यहाँ पे भी प्रथमा में ही उत्तर देना चाहिए था ना, विवार भेदः किम च कारणम, तो उत्तर क्या होना चाहिए था, प्रथमा में ही विवार भेदः ऐसा उत्तर होना चाहिए था ना। वो ना करके क्या कर दिया, पंचमी कर दी विवार भेदात्। तो इसीलिए प्रदीप सारी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रथमा क्यों नहीं की, तो उसके दो हेतु दिखा रहे हैं कि विवाह, एक हेतु तो ये है कि प्रथमा कब हो सकती थी, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, ये वार्तिक लगे तब हो सकती थी, लेकिन ये वार्तिक यहाँ लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि कारण शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ यहाँ पर, एक हेतु, ठीक है। या फिर प्राय ग्रहणाद्, या फिर कह लीजिए कि कारण शब्द भले स्वयं नहीं है फिर भी सारी विभक्तियां हो जाती हैं, ऐसा यदि हम वार्तिक का अर्थ माने तो भी वहाँ पे प्राय ग्रहण किया हुआ है, तो नहीं भी हुई यदि प्रथमा विभक्ति तो कोई दोष नहीं है।
एक तीसरा हेतु दिखा रहे हैं कि असर्वनामनो व प्रथमा द्वितीयोर अभावात, कि जो असर्वनामवाची पद है ना, निमित्त कारण हेतु को तो बताते हैं लेकिन असर्वनामवाची पद है तो वहां प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन सब हेतुओं से हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ प्रथमा नहीं हुई, यथा प्राप्त विभाषा गुणे स्त्रियाम से पंचमी हो गई। ठीक है, गुणवाची शब्द है ही ये विवार। आगे देखिए, विवारयति विकासयति आस्यमिति विवारः प्रयत्नः। विवार प्रयत्न किसको कहते हैं? जो आस्य को विकसित कर दे, खोल दे, माने वो प्रयत्न जिस समय होगा तो मुख जो है वो उद्घटित हो जाएगा आधिक्य से। व्यक्ति पक्षे, तो ये सारी बात तो एक तो यहाँ इस पर हुई कि विवार भेदात, ये पंचमी क्यों विधान कर दी। दूसरा विवार का अर्थ दिखा दिया इन्होंने, विवार प्रयत्न किसको कहते हैं? विवारयति विकासयति आस्यमिति विवारः प्रयत्नः। अब अंतिम बात कह रहे हैं, व्यक्ति पक्षे ग्रहणक शास्त्रारंभात् दोषापत्ति। ये जो समाधाता ने पूछा था ना, किम च कारणम न गृह्णीयात्, तो उसके मन में तो था कि ये दोष आ ही नहीं रहा कि आकार का ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने मन में किस पक्ष को लेके चल रहा है? आकृति पक्ष को। ऐसा ही था ना, भूमिका में देखा हमने। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु तो दोष दिखा रहा है कि आकार का ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए विवृतोपदेश करना चाहिए। तो वो अपनी बात जो कह रहा है कि आकार का ग्रहण नहीं करा पाएगा विवार भेद के कारण से, तो उसकी मनोभूमिका क्या है? पीछे पृष्ठभूमि में क्या है? व्यक्ति पक्ष। और व्यक्ति पक्ष में ग्रहणक शास्त्र रहता है। व्यक्ति पक्ष में ग्रहणक शास्त्र हमें बनाना पड़ता है। ग्रहणक शास्त्र माने अनुदित सूत्र। ठीक है, सवर्ण ग्राहक जो शास्त्र है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर वही विद्या आलय इत्यादियों में संधि कार्य प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यदि व्यक्ति पक्ष है तो अनुदित सवर्ण से सूत्र भी है, आकृति पक्ष है तो अनुदित का प्रत्याख्यान हो जाता है। तो जिज्ञासु जो दोष दिखा रहा है वो व्यक्ति पक्ष को लेकर के दिखा रहा है और अनुदित सूत्र को रखते हुए दिखा रहा है, और समाधाता जो देख रहा है वो जाति पक्ष कहिए, आकृति पक्ष को लेकर के समाधान दिखा रहा है ऐसे। तो इसलिए अंतिम में जिज्ञासु ने कहा, व्यक्ति पक्षे ग्रहणक शास्त्रारंभात् दोषापत्ति ही। व्यक्ति पक्ष में तो ग्रहणक शास्त्र का आरंभ करना ही होता है, माने ग्रहणक शास्त्र को रखना ही होता है, इसलिए दोषापत्ति ही, इसलिए दोष की प्राप्ति है। ठीक है, क्या दोष? किस दोष की प्राप्ति है? आकार का ग्रहण नहीं करा पा रहा। चलिए, समाधाता किमुच्यते विवार भेदादिति न पुनः काल भेदादपि यथैव क्षयं विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। समाधाता जिज्ञासु पे आक्षेप कर रहा है। मूल को एक बार फिर से दोहराइए। सबसे पहले जिज्ञासु ने क्या कहा? आकार से विवृतोपदेश, आकार ग्रहणार्थः, आकार को विवृत पढ़ो कि जिससे वो आकार का ग्रहण करा सके। समाधाता ने पूछा क्यों नहीं करा पाएगा? ठीक है, बिना विवृतोपदेश के अपने आप से ही आकार का ग्रहण क्यों नहीं करा सकेगा? तो जिज्ञासु ने कहा इसलिए नहीं करा सकेगा क्योंकि आप जो है वो विवार गुण वाला है। ठीक है, इसलिए नहीं करा सकेगा। बीच में ये बातें अपने आप से जुड़ी हुई हैं कि आकार संवार गुण वाला है, आकार विवार गुण वाला है, तो फिर दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं है और दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं है, तो फिर अनुदित सूत्र प्रवृत्त कैसे होगा? अनुदित सूत्र तो अनुदित सूत्र के अनुसार अण अपने सवर्णियों का ही ग्रहण कराते हैं, तो अ और आ इनका परस्पर सवर्णत्व जब तक नहीं होगा तब तक वहां पे अनुदित सूत्र भी कुछ कर नहीं सकेगा, है ना। तो इसलिए विवार भेद होने से आकार का ग्रहण नहीं करा पा रहा। तो अब समाधाता जिज्ञासु ने जो उत्तर दिया है ना विवार भेदात, इस पे प्रत्याक्षेप कर रहा है कि आपने केवल यही हेतु क्यों दिया कि विवार गुण का भेद है इसलिए आकार आकार का ग्रहण नहीं करा पाएगा। आपको साथ में ये भी तो बोलना चाहिए था विवार भेदात काल भेदाच्य, कि जो ह्रस्व आकार होता है उसका काल कम होता है ना, एक मात्रा काल होता है, और जो आकार है दीर्घ आकार उसका तो द्विमात्रा काल है। तो काल भेद भी तो है, तो काल भेद से भी तो ग्रहण नहीं कराना चाहिए। आपने केवल विवार को ही हेतु के रूप में क्यों प्रस्तुत किया? देखिए समाधाता के शब्द,
किमुच्यते विवार भेदादिति न पुनः काल भेदादपि यथैव क्षयं विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। ठीक है। प्रदीप, व्यक्ति पक्षे भेदांतर सद्भावादाह किमुच्यते। व्यक्ति पक्ष में भेदांतर भी है, माने एक भेद तो विवार भेद है ही, दूसरा भेद और क्या भी है, काल भेद। ठीक है। भेदांतर के भी होने से माने अन्य भेद के भी होने से ये प्रश्न किया जा रहा है। अब जिज्ञासु देखिए आगे कहते हैं सत्यम एवं एतत्, कि आप जो बात बोल रहे हैं कि अ और आ का परस्पर संवार विवार का भेद है और साथ ही काल का भी भेद है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सत्यम एवं एतत्। लेकिन बात ये है कि हमें सवर्ण की आवश्यकता है यहाँ परस्पर ग्रहण, आकार के द्वारा आकार का ग्रहण कराने के लिए, और उस सवर्ण संज्ञा में हमें प्रयत्न साम्य की अपेक्षा है, काल साम्य की अपेक्षा नहीं है। अभ्यंतर प्रयत्न साम्य हो इसकी तो अपेक्षा है, लेकिन काल साम्य की अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए हमने काल भेद वाला हेतु नहीं प्रस्तुत किया। तो वही दिखा रहे हैं जिज्ञासु सत्यम एवं एतत् वक्ष्यति तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम् आस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्तीति बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवार भिन्नस्य। वक्ष्यति, आचार्य आगे कहेंगे, सवर्ण संज्ञा सूत्र का जहाँ व्याख्यान करेंगे महाभाष्यकार, वहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इत्यत्र आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम सूत्र पर, इस सूत्र में आस्य ग्रहण का, आस्य पद का क्या प्रयोजन है उसको बताएंगे। तो आस्य का प्रयोजन वहाँ बताया है, आस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च। ठीक है। आस्य में जिनका स्थान तुल्य है और प्रयत्न तुल्य है, वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, ते सवर्ण संज्ञाः भवन्ति।